और इस विषय पर हम बात कर रहे हैं ए न्यू एंड कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्माण की एक नई कहानी पर भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस टॉपिक पर हम एक नई और भिन्न चर्चा कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं कही है। और ऐसा हम दावा करते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत की उत्पत्ति अभी तक बताया जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और वो ब्रेक होकर के फिर खंडित होकर के भारत जो है उसमें अलग अलग दिशाओं में जो कॉन्टिनेंट का मोशन दिखाया जाता है, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरह से अलग अलग दिशाओं में वो चलने लगते हैं। और इंडिया यानी भारत उत्तर की दिशा में चलता हुआ एशियन प्लेट से टकराता है और इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति होती है और इस तरह से भारत की उत्पत्ति को बताया जाता है। लेकिन आज हम एक नई बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसके अनुसार भारत के निर्माण की एक नई और भिन्न कहानी है, यानी अभी तक जो कहा गया है उससे अलग कहानी है। हम प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले सौरमंडल के जन्म की कहानी से कि हमारा सौरमंडल किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, हमारा सौरमंडल कैसे बना। इस पर हम एकदम अलग तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का निर्माण की जो ये नई कहानी, इससे पहले लाप्लास और कांट ने जो अब तक जो थ्योरी दी थी कि किस प्रकार से ये नई जो थ्योरी है जो नई थ्योरी हम उसके अनुसार गैस, धूल और कणों के बादलों से हमारे सौरमंडल का जन्म नहीं हुआ था। यानी हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का एक नया तरीका हम बता रहे हैं। पृथ्वी का जन्म और ग्रहों का जन्म और जितने भी रॉकी और गैस दानव ग्रह है उनका जन्म, इस प्रकार से जो गैस दानव है और गैस जिन प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, और साथ ही क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और प्लूटो जैसे रॉकी ग्रह है, उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म इस तरह से जो बताया जाता है नहीं हुआ। हम एक नए तरीके से सौरमंडल के जन्म और उसके फिर विकास की यानी इवोल्यूशन का एक नया सिद्धांत बता रहे हैं। इसके अनुसार आज हम पृथ्वी के जन्म की जो एक नई चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि सौरमंडल का जन्म इस प्रकार से नहीं हुआ था, सौरमंडल का विकास इस तरह से नहीं हुआ था। यानी ना तो रॉकी ग्रह इस प्रकार से बने थे और ना ही क्या है कि गैस दानव ग्रह इस प्रकार से बने थे। 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और एस्ट्रॉयड जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके टकराने से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था सूर्य के एक्रीशन में। ये एक बिल्कुल गलत अवधारणा है। किस प्रकार से ये गलत है, इस पे हम आज की चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो रॉकी ग्रह हो, चाहे गैस दानव हो, चाहे चंद्रमा हो, हमारा पृथ्वी का एक चंद्रमा जो है थिया नाम के एक
मंगल जैसे ग्रह के टकराने से उत्पन्न नहीं हुआ था। और आज इस एकदम नई चर्चा में हम यही बताना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा सौर मंडल पहले कैसे बना था, और उसके बाद में दूसरे रॉकी और गैसियस प्लैनेट कैसे बने थे, और किस प्रकार से ये, तो हमारा सौर मंडल पहले बड़ा था। हमारा सौर मंडल पहले वर्तमान आकार से बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था। इस तरह से हमारी ये पृथ्वी भी बड़ी थी, दूसरे ग्रह भी बड़े थे। तो ये अगर बैक में जाएं तो हमारे सोलर सिस्टम का साइज, इसकी ग्रेविटी, इसके टेम्परेचर, इसके मैग्नेटिज्म, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़े आकार में था, वर्तमान आकार से बड़े आकार में था। और सभी ग्रह, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और इसी प्रकार से बुध ग्रह, ये सभी बड़े आकार में थे। और भविष्य में फिर ये सिकुड़ते सिकुड़ते वर्तमान स्थिति में आज हम जो देख रहे हैं इस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सूर्य पहले एक भीमकाय तारा था। हमारे सूर्य का आकार बहुत बड़ा था, और वो सूर्य फिर छोटा होता गया, सिकुड़ता गया, और सिकुड़ते सिकुड़ते वर्तमान आकार में जो आप अभी देख रहे हैं, इस आकार में, तो हमारा सूर्य एक भीमकाय तारा था। उस भीमकाय आकार से ये सिकुड़ते हुए वर्तमान स्थिति में आ गया। तो सूर्य जो है वो बड़े आकार से जब छोटा होता जाता, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी गैस दानव ग्रह हैं, पहले साइज में बड़े थे। और वो बड़े थे तो जो जुपिटर है वो पहले बड़े साइज में थे, और वो इस तरह से बड़े आकार में, यानी हमारा सूर्य भविष्य में एक कम द्रव्यमान के तारे में परिवर्तित हो जाएगा, फिर वो एक द्वार्फ तारे में, और फिर जुपिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता रहा है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है, ऐसा एस्ट्रोनॉमर लोग सोचते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य जो है वो भविष्य में सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते एक गैस दानव ग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं और जितने भी चंद्रमा हैं, उनकी उत्पत्ति के पीछे एक डिफरेंट कहानी है। यानी कि ब्रह्मांड में जो तारे बनते हैं या सूर्य बनते हैं, उनके निर्माण और उनके विकास की एक नई अवधारणा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लाप्लास और कांट की ये थ्योरी जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो एकदम गलत है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और गैस, धूल और कणों के बादलों से सूर्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और ना ही किसी तारे का जन्म गैस, धूल और कणों के बादल से होता है, ना ही उनके एक्रीशन में इस तरह से जो क्षुद्र ग्रह टकराते हैं और टकरा करके उनसे फिर ग्रहों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये इस तरह की जो कहानी बताई जाती है ये एकदम गलत है। हम एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सूर्य जो है वो भविष्य में एक बृहस्पति के जैसे के तारे में, फेल्ट तारे में, यानी एक गैस दानव ग्रह में परिवर्तित हो जाता है, और बृहस्पति धीरे धीरे शनि में परिवर्तित हो जाता है, शनि धीरे धीरे यूरेनस में यानी अरुण ग्रह में, और यूरेनस धीरे धीरे नेपच्यून यानी वरुण ग्रह में, और वरुण धीरे धीरे यानी नेपच्यून ग्रह सुपर आर्थ में परिवर्तित हो जाता है, और सुपर आर्थ फिर पृथ्वी में परिवर्तित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पहले बड़े साइज में थी, बड़े आकार में थी,
उसका साइज जो है वो वर्तमान पृथ्वी से बड़ा यानी सुपर आर्थ जितना था, और सुपर आर्थ से भी बड़ा यानी मिनी नेपच्यून, और इससे भी पूर्व नेपच्यून, नेपच्यून से पूर्व यूरेनस, यूरेनस से पूर्व सैटर्न, सैटर्न से पूर्व जुपिटर, और जुपिटर से पहले सूर्य जैसा था। तो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति जो है, अगर हम नासा के कैप्टर मिशन में ग्रहों की जितने आज तक ग्रह खोजे गए हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, कैप्टर मिशन और दूसरे मिशन अभियानों से जो जितने भी ग्रह खोजे गए हैं, अगर उन सभी ग्रहों को एक क्रमिक ढंग से देखा जाए, उनकी स्टडी किया जाए, उनकी ग्रेविटी, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रेडियस, साइज और मैग्नेटिज्म सभी का कंपेरेटिव स्टडी किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल गया है। यानी पृथ्वी का जन्म किस तरह से होता है कि पृथ्वी पहले बड़ी थी और पृथ्वी का साइज जो है वर्तमान साइज से बड़ा एक सुपर आर्थ के जैसा था, और सुपर आर्थ से अगर और पीछे जाते हैं तो वो एक मिनी नेपच्यून, और इससे भी पीछे जाते हैं तो वो एक नेपच्यून के साइज में, और नेपच्यून से पहले जाते हैं तो वो यूरेनस जैसे आकार में थी, और यूरेनस से पहले सैटर्न के आकार की थी, सैटर्न से पहले वो जुपिटर के साइज की थी। इस तरह से हमारी ये पृथ्वी और पहले जाते हैं तो एक सूर्य जैसे तारे जैसी थी। इस तरह से वो एक बड़े तारे के रूप में थी। कहने का मतलब ये है कि नेबुलर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम पहले बड़े साइज में था और भीमकाय आकार में था, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह भी बड़े साइज में थे, चाहे वो पृथ्वी जैसे हो चाहे मंगल जैसे हो, वो बड़े साइज में थे। और इसी प्रकार से शुक्र भी बड़ा था, मरकरी भी बड़ा था, प्लूटो भी बड़ा था, जुपिटर भी बड़ा था। इस तरह से बैक में जाने पर हमारा ये सोलर सिस्टम भीमकाय सोलर सिस्टम के साइज में था। इस तरह से हमारे पृथ्वी का जन्म जो है नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं हुआ। यानी कि कांट और लाप्लास की जो ये निहारी का सिद्धांत है, नेबुलर थ्योरी है, ये एकदम गलत है। और इसके पक्ष में हम दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि इसके कांट और लाप्लास की थ्योरी के विरोध में जो प्रमाण दे रहे हैं वो ये है कि अब तक इतने ग्रह खोजे जा चुके हैं, जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच भी अनेकों ग्रहों की खोज हुई है, नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के भी अनेक ग्रह खोजे जाते रहे हैं, और सुपर आर्थ और पृथ्वी के बीच भी अनेक ग्रहों के बारे में पता चला है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पृथ्वी के जन्म की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो एकदम गलत है, और पृथ्वी थोड़ा बड़ा थी और सुपर आर्थ थी, सुपर आर्थ से भी बड़ी थी, और मिनी नेपच्यून से भी बड़ी थी नेपच्यून, और नेपच्यून से भी बड़ी थी यूरेनस के रूप में, और यूरेनस से भी बड़ी सैटर्न के रूप में, सैटर्न से भी बड़ी जुपिटर, और जुपिटर से भी बड़ी थी तो हॉट जुपिटर। और इस तरह से हम और बैक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ड्वार्फ तारे की जैसी थी। इससे और बैक में जाते हैं, लो मास स्टार के कई तारे मिले हैं, और उससे और बैक में जाते हैं तो सूर्य जैसी अवस्था में थी। इस तरह से हमारे पृथ्वी अगर बैक में जाते जाएं तो एक भीमकाय तारे के रूप में थी। तो वास्तव में नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जो अब तक ये मान्यता बना रखी है कि निहारी का सिद्धांत से ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति हुई,
ये एक बहुत ही गलत और असंगत धारणा है। नेहारी का सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का जन्म नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार के चंद्रमाओं का जन्म हुआ। इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम के बारे में देखिए, कहा जाता है कि जो रॉकी प्लेनेट है और जो गैस दानव ग्रह हैं, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैं, उनके उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की उत्पत्ति, चाहे रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हो, चाहे गैस दानव ग्रह हो, सभी की उत्पत्ति का एक समान सिद्धांत होना चाहिए, जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस इसको गलत ढंग से समझाती है। इसलिए नेबुलर हाइपोथेसिस गलत है। इसी के साथ मैं अब शुरू करता हूँ कि वास्तव में हमारा जो ये सोलर सिस्टम जो है, वो वास्तव में एक तरह से क्या है कि सिकुड़ते इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जब पृथ्वी का इस तरह से निर्माण हुआ, इस तरह से एक तारा सिकुड़ता है तो एक गैस दानव ग्रह बनता है, और एक गैस दानव ग्रह जब सिकुड़ता जाता है तो वो धीरे धीरे एक रॉकी प्लेनेट में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे पृथ्वी का जन्म होता है। इस चित्र को देखिए ध्यान से, इसमें यह बताया है कि सूर्य जो है, वो सूर्य जो अब तक एसडीओ सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, सोहो और स्टीरियो, सोहो से भी जो चित्र मिले हैं, जो वीडियो देखे गए हैं, उन वीडियो को देखने पर सूर्य के चित्रों में ऐसा पता चलता है कि ऐसा लगता है कि ये ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि हमारा सूर्य जो है घूर्णन नहीं कर रहा है। इसमें से जो गैस निकलती है, जो इस प्रकार से इसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, रेडिएशन निकलता है, सोलर प्लेट्स निकलती है, जो सन स्पॉट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम होते रहते हैं। एक पूरे सौर चक्र में सूर्य जो है वो कस जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस तरह से सूर्य के इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। सूर्य के इन चित्रों से मालूम पड़ता है इसकी सतह पर जो ये सलवटें पड़ रही है, जो ये निशान है, और इस प्रकार से सूर्य के चित्रों में जो ये इस प्रकार से सोलर फ्लेयर निकलते हुए दिखाई जाती है, और कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इस प्रकार से सूर्य के अंदर से प्रकाश, विकिरण और ध्वनि भी निकलती है, वो ट्विस्ट और टाइट होने से निकलती है। सूर्य क्या है कि पूरे एक सौर चक्र में पूरा ट्विस्ट हो जाता है, कस जाता है, एक तौलिए की भांति निचोड़ा जाता है। एक गीले तौलिए को जैसे निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ा जाता है। इसके कारण से इसके अंदर से पदार्थ यानी द्रव्य, प्रकाश और विकिरण बाहर निकलते हैं। तो सूर्य के अंदर से ये जो प्रकाश, विकिरण और इस प्रकार से जो लाइट निकलती है, इस प्रकार से जो निकलते हुए दिखाया जाता है, इन चित्रों से मालूम पड़ता है कि सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं करता है, और सूर्य के जो मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरे एक सौर चक्र में रिवर्स हो जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल परिवर्तित हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य का आकार भी जो है, वो भी आकृति भी है, वो बदलती है। सूर्य जो है वो इस तरह से, तो सूर्य के ऊपर जो ये दिखाया गया है कि इसमें डिफरेंशियल रोटेशन भी होता है, और डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इक्वेटर पर जो सूर्य की रोटेशन स्पीड है और पोल के तरफ जाते हुए जो स्पीड है उसमें अंतर होता है। इस तरह से सूर्य जो है वास्तव में ट्विस्ट और टाइट होने से इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन उत्पन्न होता है। अगर आप सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देखें, सौर मंडल के अन्य ग्रहों को देखें, जैसे बृहस्पति ग्रह को अगर आप देखेंगे तो उसकी सतह पर जो गैसों के मूवमेंट को देखते हैं, तो सौर मंडल में हमारे सबसे बड़े ग्रह जिसको जुपिटर कहते हैं, बहुत बड़ा ग्रह है, और ये इस ग्रह पर जो वायुमंडल का मोशन है, जो इस प्रकार से दिखाया जाता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल रोटेशन, जोनल रोटेशन होता है, इसके कारण अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग स्पीड से गैसेज मूवमेंट होती है, और इस प्रकार से विपरीत दिशा में चलते हुए इस तरह से आप इसके वीडियो को भी देख सकते हैं।
और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आप इसके जो ये मूवमेंट होता है, इसमें ये अपोजिट मूवमेंट होता है। अगर बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल को देखें और इसके साउथ पोल को देखें तो दोनों पर क्या है कि मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इस तरह से अगर यही बात अगर शनि ग्रह में देखें तो शनि ग्रह में भी इसी तरह से हमें पता चलता है कि शनि ग्रह के अलग अलग लेटीट्यूड पर जो पदार्थ का मोशन है, जो गैसीय वातावरण है, उसकी मूवमेंट है, वो अलग अलग वेलोसिटी से चलती है। और इस प्रकार से उसमें उसमें अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग स्पीड से चलते रहने से इस तरह से क्या है कि वायुमंडल जो इसका मूवमेंट करता है, तो सैटर्न का जो हेक्सागोन है इस प्रकार से एक ट्विस्ट होते हुए तरह से दिखाई देता है। जैसे सैटर्न का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक दूसरे के अपोजिट चलता है। इसमें डिफरेंशियल रोटेशन के कारण अलग अलग अक्षांश पर मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। इसी तरह से यूरेनस को अगर देखें आप, इसी प्रकार से यूरेनस में अगर आप देखें तो उसके अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट है, उसके एंटायर एटमॉस्फेयर में जो मोशन है इस प्रकार से जो चल रहा है, तो इस प्रकार से चलने से उसके पोल पर अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने से, ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चित्र को, जिसमें यूरेनस के अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से वायुमंडल चलता है। तो उसके कारण जो ये आप इसमें मूवमेंट देखते हैं, तो ये एक प्रकार का एक सोचने वाली बात है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चलते हैं। इसी प्रकार से आप नेपच्यून को भी देखिए। अगर आप नेपच्यून ग्रह को देखें, अगर नेपच्यून ग्रह को देखें तो इसके भी अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से इसके पदार्थ में मूवमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि नेपच्यून के नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटोरियल पार्ट में जो ये इस प्रकार से अलग अलग लेटीट्यूड पर डिफरेंशियल रोटेशन होता है, वो ये दर्शाता है कि वास्तव में ऐसा एक तरह से डिफरेंशियल रोटेशन ये दर्शाता है कि वास्तव में नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर एक प्रकार से ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। अब अगर आप ये ही इसका कंपेयर करते हुए अगर आप इसको पृथ्वी के वायुमंडल में देखें तो पृथ्वी का वायुमंडल एक रोटेशन की डायरेक्शन में नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इस प्रकार से फिर पृथ्वी के क्रमिक इस तरह से अगर क्रम में देखें तो ये ही डिफरेंशियल रोटेशन के कारण हवाओं में मोशन जो है पृथ्वी में एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता। और आगे बढ़ते हैं हम, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव वायुमंडल पर दिखाई देता है। यानी वायुमंडल के सभी पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एक डायरेक्शन में नहीं चलता। हमारे कहने का मतलब ये है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में जो मूवमेंट होता है वही मूवमेंट अगर हम पृथ्वी में क्रमिक ढंग से देखें तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है कि वास्तव में क्या पृथ्वी जो है इसमें भी ट्विस्टिंग होता है। और इस तरह से देखिए कि ये डिफरेंशियल रोटेशन महासागरों के पानी पर भी प्रभाव डालता है, यानी ओशियन करंट पर, वाटर करंट पर भी इस ट्विस्टिंग का प्रभाव होता है। ऐसा कोरियोलिस फोर्स के कारण नहीं होता, क्योंकि हम पृथ्वी के जन्म के नए थ्योरी को बता रहे हैं कि पृथ्वी का जन्म जो है लाप्लास और कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं होता। वास्तव में ये इसका जन्म जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी यानी कन्वर्जन थ्योरी के अनुसार होता है। यानी जुपिटर अनंत काल के लिए जुपिटर नहीं रहेगा, सैटर्न अनंत काल तक सैटर्न नहीं रहेगा,
यूरेनस और नेपच्यून भी अनंत काल तक उसी अवस्था में नहीं रहेंगे। इस तरह से इनमें परिवर्तन हो रहा है, इनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इनमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ये स्थिर नहीं है। जुपिटर का कोई भविष्य है, सैटर्न का भी भविष्य है, यूरेनस और नेपच्यून भी भविष्य में इस अवस्था में नहीं रहेंगे। अभी हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने खोज किया है कि एक मंद पड़ते तारे के चारों ओर परिक्रमा करते मिनी नेपच्यून में परिवर्तन हुआ और वो मिनी नेपच्यून से सुपर 8 में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे इस ग्रह पर जो हम वायुमंडल और इस प्रकार से वायुमंडल और पूरे इस क्रमिक परिवर्तन को देखें कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और फिर पृथ्वी, इस तरह से ये जो डिफरेंशियल रोटेशन जो होता है जो गैस दानों में, तो इस तरह से अंततः ये पृथ्वी में भी इसी रूप में दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म जो है इस तरह से रूपांतरण से हुआ था, ना कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार। हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं धीरे धीरे, आप कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जो आप डिफरेंशियल रोटेशन सूर्य में देखते हैं और अन्य तारों में देखते हैं, इसी प्रकार से हम डिफरेंशियल रोटेशन को हम बृहस्पति ग्रह में भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार का डिफरेंशियल रोटेशन यानी अलग अलग अक्षांश, अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग वेलोसिटी से पदार्थ की एटमॉस्फेयर की मोशन आगे जाके सैटर्न में, फिर यूरेनस में, फिर नेपच्यून में, और अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह के सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन जब होता है, तो इस तरह से धीमी गति से जो सॉलिडिफिकेशन के परिणाम स्वरूप अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो ये शेप दिखती है, ये इस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो ये आप आकृति देखते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण ये डिफरेंशियल रोटेशन है, जिसने ये इस प्रकार की आकृति इन महाद्वीपों को प्रदान की। इससे आगे और देखते हैं कि मुख्य कारण क्या है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की ऐसी आकृति क्यों है। अलग अलग महाद्वीपों की आकृति को अगर ध्यान से देखें और उनको डिफरेंशियल रोटेशन के क्रमिक एक परिवर्तन के रूप में देखें, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इस प्रकार से सुपर 8 से अर्थ, हमारी जो ये पृथ्वी जो उत्पन्न हुई, इस प्रकार से परिवर्तन से हमारी ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसी तरह से धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता गया, वायुमंडल बनता गया, पानी की उत्पत्ति हुई। इसी क्रमिक विकास से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाने पर जीवन की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बनते चले गए और प्लेट टेक्टोनिक्स का अस्तित्व आया। तो देखिए, अगर हम बृहस्पति ग्रह को ध्यान से देखें और उसके अलग अलग अक्षांश पर, अलग अलग लेटीट्यूड पर पूरे एटमॉस्फेयर के मोशन को नोट करें, तो कुछ ऐसा ही पृथ्वी में था। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ये पृथ्वी जो है, पहले एक बहुत बड़े भीमकाय गैस दानव ग्रह यानी जुपिटर जैसी थी। फिर इसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होने लगे और धीरे धीरे इसका सॉलिडिफिकेशन होने लगा और शनि ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर 8, इस तरह से पृथ्वी तक आते आते जैसे जैसे लिथोस्फीरिक क्रस्ट बनी, धीरे धीरे महाद्वीपों का सृजन होता गया और इस तरह से वायुमंडल बना, इस तरह से पानी के महासागर बने और इस तरह से धीमी गति से हमारे इस पृथ्वी पर महाद्वीपों ने आकृति प्राप्त की। यानी कि इस प्रकार के डिफरेंशियल रोटेशन के कारण महाद्वीपों की ऐसी आकृति बनी। और जो आज तक बताया जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से महाद्वीप और महाद्वीप बने, और इस प्रकार से जो बताया जाता है कि इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था जो खंडित हुआ और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया
ब्रेक होते हुए और इसी प्रकार से इंडिया ब्रेक होते हुए, इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका भी ब्रेक होते हुए, अफ्रीका ब्रेक होते हुए, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट एक कोरा भ्रम है। सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा एकदम गलत है और इसके बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन तथ्यों का स्पष्टीकरण हम भी दे सकते हैं। हम भी अपने पृथ्वी के जन्म के एक नए सिद्धांत के अनुसार इसको समझा सकते हैं। यानी कि आप जो ये देख रहे हैं, ये देखिए महाद्वीपों और महाद्वीपों की शेप जो है, मैंने बृहस्पति ग्रह के मानचित्र पर विश्व का मानचित्र लगा करके ये दर्शाने का प्रयास किया है कि सभी जो महाद्वीप है वो बेंड हो रहे हैं। यानी उत्तरी अमेरिका भी बेंड होता है, दक्षिण अमेरिका भी बेंड होता है, इसके बीच में मैक्सिको कैरिबियन का स्थान है, ये देखिए। इसी प्रकार से ऊपर जो ग्रीनलैंड के आसपास का स्थान है, कनाडा के ऊपर का स्थान है, ये बेंड हुए लगते हैं। और अफ्रीका की आकृति बेंड हुई हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से एशिया के ऊपर कई छोटे छोटे द्वीप हैं, वो भी बेंड हुए हुए हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया भी, भारत भी एक प्रकार से ऐसे घुमा हुआ है और बेंड हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर आप इधर और आगे बढ़ें कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और दूसरे जो ये स्थान है, कंबोडिया, ये सभी स्थान जो है वो बेंड हुए हुए दिखाई देते हैं, इनमें बेंडिंग दिखाई देती है। इस प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें और न्यूजीलैंड को भी देखें, न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये पृथ्वी के ट्विस्टिंग के कारण है। पृथ्वी ऐसे मरोड़ी जा रही है, निचोड़ी जा रही है। पृथ्वी का संपूर्ण वायुमंडल इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव से, और इसी तरह से उसका ओशियन वाटर, और इसी प्रकार से उसकी जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है, वो भी इस प्रकार से, महाद्वीप भी इस प्रकार से बेंड हुए हुए हैं। यानी कि पृथ्वी जो है मरोड़ी जा रही है, निचोड़ी जा रही है। इस तरह से अगर आप देखें कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सुपर आर्थ से अर्थ तक आते आते डिफरेंशियल रोटेशन यानी ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के प्रभाव से महाद्वीपों की ऐसी आकृति आ गई। प्रश्न ये है कि आखिर ये इसका संबंध भारत के निर्माण से कैसे है? तो महाद्वीप कैसे बने, इसकी एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। महाद्वीपों का निर्माण जो है सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से कैसे नहीं हुआ, इसी को हम स्पष्ट कर रहे हैं अपने एक नए सिद्धांत के द्वारा। पहले हम इसको दोलनीय ब्रह्मांड के रूप में अपना प्रस्तुतिकरण विज्ञान संचारकों के इस समूह में कर चुके हैं, और अब दोबारा हम इस बात पर आज ये कार्यक्रम है कि वास्तव में भारत का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ। ए वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कहने का मतलब यह है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का एक बहुत लंबा तरीका, जो सूर्य के बृहस्पति में परिवर्तित होने से, बृहस्पति के शनि में परिवर्तित होने से, शनि के यूरेनस में, और यूरेनस के नेपच्यून में, और नेपच्यून के सुपर आर्थ में, और सुपर आर्थ से फिर पृथ्वी में, इस तरह से महाद्वीपों का विकास हुआ था। इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स का विकास हुआ था। इस तरह से धीमी गति से महासागर भी बने थे, पानी की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से अलग अलग यौगिक बने, रासायनिक यौगिक बने। इस प्रकार से धीमी गति से जीवन का विकास हुआ, और इसी धीमी गति से, क्योंकि पानी अंतरिक्ष से नहीं आया था और ना ही जीवन अंतरिक्ष से आया, इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर जो आज महाद्वीप हम देख रहे हैं जितने भी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होते होते धीमी गति से एक गैस दानव, एक रॉकी प्लैनेट में परिवर्तित होता जाता है।
यानी कि बृहस्पति और शनि के बीच के अनेकों ग्रह मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के अनेकों ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के भी अनेकों ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर 8 के बीच के भी अनेकों ग्रह मिले हैं। इस तरह से सुपर 8 से धीमी गति से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो नेबुलर हाइपोथेसिस एक तरह से गलत अवधारणा है, और हमारे सौर मंडल के जन्म और विकास का जो वर्तमान निहारिका सिद्धांत है, जो लाप्लास की थ्योरी है और कांट की थ्योरी है, वो गलत है। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ। आप पृथ्वी के मानचित्र पर अगर देखें तो आपको अनेक स्थान ऐसे नजर आएंगे जहां पर ट्विस्टिंग का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यानी कि अगर आप पृथ्वी के मानचित्र पर डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाण को ढूंढना चाहते हैं, अगर सर्च करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए कि ये जो हवाई टापू है, हवाई द्वीप समूह है, उनमें बेंडिंग है। इसी तरह से अगर देखें कि ये एक छोटा सा स्थान महासागर के अंदर है जो मेडागास्कर के पूर्व में और भारत के ये इधर इस तरफ ये दिखाई देता है। ये इस तरह से अगर आप देखें कि मॉरिशस से ऊपर ये बैंड दिखाई देता है। इस तरह से मैंने अनेकों स्थान बताए हैं, जैसे नोविया जेमेलिया जो रूस के ऊपर है। इसी प्रकार से अगर दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रैग पैसेज को देखें तो वहाँ पर भी हमें बेंडिंग का निशान दिखाई देता है। अगर दक्षिण अमेरिका को देखें ध्यान से, वो भी मुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका भी एक तरह से बेंड हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, अगर अंटार्कटिका की शेप को ध्यान से देखें तो उस पर डिफरेंशियल रोटेशन यानी ट्विस्टिंग का प्रभाव साफ दिखाई देता है। और आगे बढ़ें, अगर कैरिबियन, मैक्सिको, इस तरह से पनामा और इस तरह के सभी स्थानों को देखें, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच के इस स्थान को देखें तो ये बेंड हुए, मुड़े हुए हैं। अगर कनाडा के ऊपर भी देखें, ग्रीनलैंड के पास में देखें, तो यहाँ पर भी बेंडिंग का स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। और अगर न्यूजीलैंड को देखो, आप अगर न्यूजीलैंड को देखो तो देखिए इसमें फॉल्ट है, यानी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी पर ट्विस्टिंग का प्रभाव है, क्योंकि उसके वायुमंडल पर भी अगर हम देखें तो वायुमंडल रोटेशन की डायरेक्शन में नहीं चलता, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और आगे बढ़े, अगर दक्षिण अमेरिका को ध्यान से देखें तो वास्तव में अफ्रीका को अगर ध्यान से देखें तो अफ्रीका भी बैंड हुआ है। इसी तरह से इंडोनेशिया, कंबोडिया और फिलीपींस और इस प्रकार से ये इन स्थानों को देखें तो यहाँ पर भी बेंडिंग के इफेक्ट को देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह से अगर संरचना देखें ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह से अगर इंडिया को देखें तो इंडिया एक तरह से बैंड हुआ है। और मिड अटलांटिक रिज जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में, उत्तरी अमेरिका के बीच में ये जो मिड अटलांटिक रिज है, ये एक प्रकार से एस प्रकार के शेप की तरह है। इस तरह से और आगे देखने पर अफ्रीका और सभी की आकृति, इन सभी पर डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है, इन सभी पर ट्विस्टिंग का प्रभाव है। और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि वास्तव में अगर ऐसा था कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण ऐसे हुआ और पृथ्वी इस प्रकार से, पृथ्वी पर जो महाद्वीपों की आकृति ऐसी हुई, तो वास्तव में ये आकृति क्यों हुई? ऐसा बताया जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंट के पक्ष में एक बड़ा प्रमाण यह है कि सभी महाद्वीप अगर देखें तो वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स, फॉसिल्स, प्लांट्स के फॉसिल्स मिले हैं। उनको देखने पर पता चलता है कि ये महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। ये दो भिन्न कॉन्टिनेंट पर कैसे पहुँच गए, कैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर एनिमल्स जो कई मिले हैं और इसी प्रकार से कई प्लांट मिले हैं, वो भी दूसरे महाद्वीप पर पहुंच गए। जैसे साउथ अमेरिका में जो जानवर और जिस प्रकार से पेड़ पौधे मिले हैं, वही अफ्रीका में भी
मेडागास्कर में भी इस प्रकार से, इंडिया में भी इसी प्रकार से, अंटार्कटिका के कुछ हिस्से में और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार से ये पेड़ पौधे और जानवर मिले हैं। लेकिन हमारे पास भी इसका प्रमाण है, हमारे पास भी इसका स्पष्टीकरण है कि हम अपनी ट्विस्टिंग थ्योरी से, हम अपने ये परिवर्तन के सिद्धांत से कि पृथ्वी का जन्म इस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन ने महाद्वीपों को सेब दी, तो फिर ये जानवर दो अलग अलग महाद्वीपों पर कैसे पहुंच गए और पेड़ पौधे क्यों वहां पर मिले एक जैसे, और ये जानवर अलग अलग महाद्वीपों पर किस तरह से पहुंच गए। हम अपने इस अगले चित्र में यही बात को समझा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग महाद्वीपों पर जो फॉसिल्स है मिले हैं, जो प्लांट्स मिले हैं, इस तरह से आप जो देखते हैं कि लॉन्ग टाइम डिफरेंशियल रोटेशन, यानी लंबे समय तक डिफरेंशियल रोटेशन के चलते रहने से क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त लगातार अपोजिट डायरेक्शन में पदार्थ के चलने से इस प्रकार से एक द्वीप को, एक महाद्वीप को क्रॉस करके दूसरे महाद्वीप पर प्लांट्स और फॉसिल्स जो है वो इस प्रकार से एनिमल पहुंच गए। ये एक बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया है, बहुत हजारों लाखों वर्षों में होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पास भी इसका स्पष्टीकरण है कि वास्तव में एक जैसे पेड़ पौधे, एक जैसे जानवर दो अलग अलग या अलग अलग महाद्वीपों पर कैसे पाए जाते हैं। तो सुपर कॉन्टिनेंट की जो अवधारणा है, जो कहा जाता है कि पैंजिया जैसा एक बड़ा द्वीप था, महाद्वीप था, और वो महाद्वीप टूटा और एक लॉरेशिया बन गया, एक गोंडवाना बन गया, फिर वो आगे और इस तरह से खंडित होते हुए आगे दूसरे महाद्वीपों में खंडित होते हुए धीरे धीरे वर्तमान आकार में, वर्तमान स्थिति में आ गया। तो देखिए कि पैंजिया जैसा कुछ भी नहीं था हमारे अनुसार। हमारे अनुसार सुपर कॉन्टिनेंट की थ्योरी एक भ्रम है, सुपर कॉन्टिनेंट केवल एक इल्यूजन है। ऐसा एक प्रकार का हमें भ्रम होता है कि वास्तव में सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उनके कोस्ट लाइन, उनके किनारे देखने पर ऐसे मालूम पड़ता है कि वो आपस में फिट हुए हुए थे। लेकिन हकीकत में ना तो कोई महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जुड़ा हुआ था और ना ही किसी प्रकार की इस प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के किनारों को इस प्रकार से एक दूसरे में फिट होते हुए दिखाया जाता है, ये एकदम गलत अवधारणा है। आपस में कभी भी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए नहीं था और ना ही इनके बीच में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और ये दूर दूर हटते गए। भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका पर जो फॉसिल्स मिले हैं, जो रॉक्स मिले हैं, चट्टानें मिली है, जो मिनरल्स मिले हैं, ठीक उसी तरह के अफ्रीका में भी मिले हैं। यानी अफ्रीका में भी चट्टानें जो देखी गई है, जो मिनरल्स देखे गए हैं, वो साउथ अमेरिका के तरह हैं और इसके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के प्रमाण दिए जाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे जो इस नए सिद्धांत पर अगर अनुसंधान किया जाए तो उसके भी प्रमाण मिलेंगे। हम भी ये कहते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका पर समान मिनरल्स और रॉक्स मिल सकती है। फॉसिल्स और जो मिनरल्स और रॉक्स की जो ये समानताएं हैं, ये हमारा जो ये सिद्धांत है उसका सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से साउथ अमेरिका और अफ्रीका के आपस में जुड़े हुए होने का कारण हमारे अनुसार ये नहीं है। ये एकदम गलत बताया जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था और सारे महाद्वीप इस प्रकार से एक सुपर कॉन्टिनेंट में एक जिग्सा पजल की तरह आपस में फिट थे और वो
खंडित होकर के अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इंडिया जो है अंटार्कटिका से, अफ्रीका से, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से खंडित होकर के, साउथ अमेरिका से खंडित होकर के उत्तर की तरफ सिरकते हुए आकर के एशिया से टकराया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एकदम नई और भिन्न कहानी बता रहे हैं। जो भारत की उत्पत्ति के बारे में आज तक की अवधारणा है वो एकदम गलत है कि भारत जो है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इस प्रकार से ब्रेक होते हुए और धीरे धीरे सरकते सरकते और लाखों वर्षों में इस तरह से एशिया से आकर के टकराया। ना तो क्या है कि इस तरह से कुछ हुआ, क्योंकि पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है और सिकुड़ते के साथ साथ ट्विस्ट भी हो रही है। और ट्विस्ट इस तरह से हो रही है कि अगर आप इंडिया की शेप को देखें तो ये बेंडिंग हुई भी है, और ये जो श्रीलंका इस तरह से किनारे है तो वास्तव में इस बेंडिंग का प्रमाण है। अगर आप समुद्र के अंदर यानी हिंद महासागर में ये इस प्रकार से अगर आप ये जो निशान देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के नॉर्थ की तरफ सरकने से ये निशान बने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कुमारी कंडम नाम के एक बड़े द्वीप जो हिंद महासागर में जलमग्न हो गया और इस तरह से क्या है उसके कारण ये निशान है। हमारे अनुसार ये निशान जो है पृथ्वी के ट्विस्टिंग के कारण है, पृथ्वी के मरोड़े और निचोड़े जाने के कारण है, पृथ्वी के डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव के कारण है। तो वास्तव में जो आप देख रहे हैं, ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो इंडिया पर ये जो हिंद महासागर के अंदर ये जो निशान देख रहे हैं, ये भारत के उत्तर की तरफ सरकने से नहीं बने हैं। हिमालय जरूर उत्तर की तरफ इंडिया के सिरकने से, भारत के सिरकने से बना, लेकिन भारत इतनी लंबी दूरी से चलता हुआ आकर के एशिया से टकराया, ये संभव नहीं है। ये एकदम मिथ्या अवधारणा है, ये गलत अवधारणा है। हाँ, ये जरूर है कि भारत जो है वो धीमी गति से उत्तर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन भारत पर पूर्व की दिशा में भी फोर्स लग रहा है और पश्चिम की दिशा में भी फोर्स लग रहा है और दक्षिण की दिशा में भी फोर्स लग रहा है। यानी कि हिमालय लगातार ऊपर नहीं उठ रहा है, केवल और केवल मात्र ऊपर नहीं उठ रहा है, बल्कि आप अगर देखें कि इंडिया को इस तरह से दिखाया जाता है कि इंडिया जो है वो अंटार्कटिका से, अफ्रीका से, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से खंडित होता हुआ धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चला। इस तरह से ये एकदम गलत दिखाया जाता है। ये एक केवल अवधारणा जो बताई जाती है गलत है। अगर भूगोल वेत्ता कहते हैं कि हमारे पास में इसके प्रमाण हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे पास में इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में पृथ्वी के ट्विस्ट और टाइट होने से, सिकुड़ने से, इस तरह से धीमी गति से भारत अपने स्थान, जो उसका मूल स्थान अंटार्कटिका के पास नहीं था, ना सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था, यानी भारत टकराया जरूर एशिया से और तिब्बतियन प्लेट के अंदर घुसा जरूर, लेकिन इस तरह से लंबी दूरी से भारत चलता हुआ और इस तरह से अंततः एशिया से टकराया, ये एकदम गलत अवधारणा है। इस तरह से भारत का निर्माण ऐसे नहीं हुआ, बल्कि डिफरेंशियल रोटेशन और ट्विस्टिंग के प्रभाव से भारत की उत्पत्ति हुई। यानी भारत की उत्पत्ति का हम जो तरीका बता रहे हैं, लंबे समय तक इस तरह से जो आपको ये जो भारत पे ये जो निशान दिखाई देते हैं बेंडिंग के, गुजरात में देखिए और श्रीलंका को देखिए, ये जो आप अरावली पर्वतमाला में भी थोड़ा बेंडिंग है, हिमालय में भी थोड़ा बेंडिंग है। इस तरह से अगर आप इंडिया को, भारत को अगर देखें तो भारत ऐसे मुड़ा हुआ है और कई नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ गई और कई इस तरह से जो आप भूकंपों के जो निशान हैं वो सभी बताते हैं। और इस प्रकार से ये लगातार चक्रवात आते रहते हैं और इस तरह से चक्रवात जो आते हैं वो सभी इंडिया को बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मरोड़ते हैं। यानी कि हमारी ये पृथ्वी जो है घूर्णन ना करके बेंडिंग और ट्विस्टिंग होती है। इसके कारण इंडिया भारत बार बार हिमालय की ओर फोर्स अनुभव करता है
इसी तरह से क्या है कि बार बार जो ये डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है, इसी ने भारत की उत्पत्ति की, इसी से भारत का जन्म हुआ, इसी से भारत का निर्माण हुआ। तो ये भारत का निर्माण की जो अब तक बताया जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से इस तरह से भारत जो है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इससे ब्रेक होकर के और अफ्रीका से ब्रेक होकर के इस तरह से मेडागास्कर से ब्रेक होकर के ऐसा बताया जाता है कि मेडागास्कर और भारत के कुछ स्थानों में काफ़ी समानताएं हैं, हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से नहीं हुई, उसका कारण अलग है। डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव के प्रचंड प्रभाव के कारण भारत में और मेडागास्कर में और अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में समानताएं हैं, रॉक्स की समानताएं हैं, मिनरल्स की समानताएं हैं और पेड़ पौधे और फॉसिल्स की समानताएं हैं, हम उसका सपोर्ट करते हैं। इस तरह से आप जो ये देख रहे हैं, इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें इंडिया यानी भारत जो है पूर्व की दिशा की तरफ भी बल अनुभव करता है और उत्तर की तरफ भी बल अनुभव करता, फील करता है, और इस तरह से पश्चिम की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। कारण यह है कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो एक तरह से वाइब्रेट कर रही है, एक तरह से उस पर ट्विस्टिंग का प्रभाव है, इसके कारण वो नॉर्थ की तरफ चलती है और इसके कारण लगातार नॉर्थ की तरफ नहीं चलती, यानी कि हिमालय लगातार ऊपर नहीं उठ रहा है, बल्कि हिमालय नीचे भी होता है और वापस ऊपर भी थोड़ा उठता है। अगर इसको इसके पक्ष में अगर आप ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट करें तो इसके प्रमाण मिल सकते हैं कि भारत जो है वो एशिया से टकराया तो हिमालय लगातार 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 ऊपर उठ नहीं रहा है, बल्कि थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ता है, थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ भी बढ़ता है। इसी के कारण अर्थक्वेक आते हैं, इसी के कारण इंडिया बैंड हो गया और इस तरह से इंडिया के बैंड होने से जो श्रीलंका है वो इस साइड में जो दिखाई देता है उसका कारण डिफरेंशियल रोटेशन और ट्विस्टिंग के प्रभाव के कारण है। अब हम इस थ्योरी के पक्ष में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आप दूसरे ग्रहों में भी देख सकते हैं और पृथ्वी में भी देख सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी द्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं, वहाँ पे ट्विस्टिंग के प्रभाव को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनके प्रमाण देख सकते हैं, उनके प्रभाव देख सकते हैं। तो अगर आप अंटार्कटिका की आकृति को ध्यान से देखें, इसी प्रकार से नॉर्थ पोल के जितने भी ग्रीनलैंड है, कनाडा के ऊपर के स्थान हैं और छोटे छोटे द्वीप है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को देखें तो वहाँ पर डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे हम जुपिटर में देखते हैं, सैटर्न में देखते हैं, यूरेनस और नेपच्यून में देखते हैं, उसी तरह के प्रभाव जो है हम पृथ्वी में भी देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अंटार्कटिका की आकृति का ऐसा कारण क्या है, अंटार्कटिका की ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसके पीछे कारण यह है कि जो सैटर्न में हमें दिखाई देता है उसके पोल पर मोशन दिखाई देता है, जो जुपिटर के पोल्स पर अपोजिट मोशन दिखाई देता है, सैटर्न के पोल्स पर अपोजिट मोशन दिखाई देता है, या यूरेनस नेपच्यून में दिखाई देता है। अगर इनके स्वर्लिंग मोशन के वीडियो को आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव के कारण अंटार्कटिका की ऐसी आकृति बन गई और आर्कटिक की भी इसी कारण से आकृति बनी। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे ग्रहों में जो मोशन चल रहा है उसका कंपैरिजन पृथ्वी पर भी अगर उसका कंपैरिजन करें, अगर आप पृथ्वी पर भी उसका, जैसे अगर आप शनि ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, अगर शनि ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो वो इस प्रकार की अगर कंपेयर पृथ्वी के साथ करें तो वास्तव में उसका कारण ये बनता है कि लगातार डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से उनकी ऐसी आकृति बनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसी तरह के डिफरेंशियल प्रभाव को
अगर बृहस्पति और शनि ग्रहों में देखें और यूरेनस नेपच्यून में देखें तो वहाँ पर भी इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। शनि ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो आकृति, जो मोशन होता है, जो डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है, उसी तरह का प्रभाव जो है पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी अंटार्कटिका और आर्कटिक पर है। इस तरह से अगर आप ध्यान से नोट करें तो अंटार्कटिका की ऐसी आकृति सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं हुई, यानी सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ था ही नहीं। और इसी प्रकार से जो ये कहा जाता है कि इंडिया का निर्माण, भारत का निर्माण एक सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से हुआ, तो ये एक तरह से बहुत ही गलत अवधारणा है। क्योंकि हम जिस तरह से ये समझा रहे हैं कि डिफरेंशियल रोटेशन इस तरह से ट्विस्टिंग के कारण जो सूर्य में भी होता है, गैर दानव ग्रहों में भी होता है, इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में भी होता है, इसी तरह से पृथ्वी में भी होता है। तो अगर आप शनि ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, यूरेनस के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, तो हमें समझ में आता है कि अंटार्कटिका की ऐसी आकृति के पीछे मूल कारण जो है वो डिफरेंशियल रोटेशन यानी ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव के कारण है। पृथ्वी पर जितने भी चक्रवात और प्रति चक्रवात आते हैं, साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं, उनके पीछे कारण दिया जाता है कि वो कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से जो पृथ्वी के रोटेशन से पैदा होता एक सूडो बल है, एक आभासी बल है। तो वास्तव में वो सूडो फोर्स वायुमंडल को भी प्रभावित करता है, बादलों को भी प्रभावित करता है, इस तरह से ओशियन वाटर को भी प्रभावित करता है। इस तरह से चक्रवात और प्रति चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं वो ही कोरियोलिस फोर्स डिफरेंशियल रोटेशन के रूप में अंततः हमारे इस सॉलिड लिथोस्फीरिक क्रस्ट को भी प्रभावित करता है, यानी कॉन्टिनेंट्स को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि कोरियोलिस फोर्स केवल वायुमंडल और जल पर ही लगता है, वो महाद्वीपों की प्लेट्स को भी प्रभावित करता है। इस तरह से अगर मंगल ग्रह में देखें, उसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव को देखें, वहाँ पर भी इस ट्विस्टिंग के प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे अगर मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर जो ये आकृति बन रही है, ट्विस्टिंग की आकृति है, इसी प्रकार से मंगल ग्रह के दक्षिण ध्रुव पर जो ये आकृति बन रही है, तो ये एक तरह से अपोजिट ट्विस्टिंग का प्रभाव है, डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है। इस तरह से हम आज आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में भारत का निर्माण, भारत की उत्पत्ति इस तरह से जो सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक के रूप में बताया जाता है, ये एक कोरा भ्रम है, एक इल्यूजन है, ये अवैज्ञानिक है और एक तरह से मनगढ़ंत है। ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत का निर्माण, भारत की उत्पत्ति बहुत लंबी प्रक्रिया से हुआ। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि हमने शुरुआत की कि जो इस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेक हुआ, यानी हमने शुरुआत की लाप्लास और कांट की थ्योरी से कि सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ। तो सौरमंडल का जन्म का सिद्धांत ही गलत है। और इस तरह से ग्रह, चाहे वो टेरेस्ट्रियल ग्रह हो चाहे गैर दानव ग्रह हो, उन सभी की उत्पत्ति जो है नेबुलर हाइपोथेसिस जो कांट और लाप्लास ने दी, वो एकदम गलत है। और ना ही हमारे इस चंद्रमा की उत्पत्ति जो है कि थिया नाम के एक ग्रह के पृथ्वी से टकराने से हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल के 2 चंद्रमा कैसे बने, बृहस्पति के जो 79 चंद्रमा वो कैसे बने, और इसी प्रकार से शनि के जो 82 चंद्रमा वो कैसे बने, इन सभी के बारे में, इसी प्रकार से यूरेनस के जो 27 चंद्रमा है या नेपच्यून के जो 14 चंद्रमा है वो इस तरह से कैसे बने, इसके बारे में गलत बताया जाता है। ये एक गलत अवधारणा है। वास्तव में कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ग्रह दूसरी ग्रह अवस्था में बदलता है। यानी सूर्य जो है धीरे धीरे एक हल्के तारे में परिवर्तित हो जाएगा, कम द्रव्यमान के, और वो कम द्रव्यमान का तारा जो है वो धीमी गति से एक फेल्ड स्टार के रूप में
हॉट जुपिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉट जुपिटर धीरे धीरे बृहस्पति में, बृहस्पति शनि में, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर अर्थ में, और सुपर अर्थ फिर अर्थ में। इस प्रकार से पृथ्वी का जन्म हुआ। इस तरह से धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ और डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से धीमी गति से और आगे बढ़ें तो धीरे धीरे हमारा ये पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह में बदल जाएगा। पहले शुक्र में बदलेगा, फिर मंगल में बदलेगा, फिर धीरे धीरे प्लूटो में, फिर गैनीमीड मरकरी में, फिर गैनीमीड में। इस तरह से धीरे धीरे चंद्रमाओं में बदलता जाएगा। इस तरह से चंद्रमाओं की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा जितने भी है वो धीरे धीरे कॉमेट में बदल जाते हैं, और कॉमेट धीरे धीरे जो है वो एक समय के बाद में क्षुद्र ग्रहों में यानी एस्ट्रॉयड में परिवर्तित हो जाते हैं, और एस्ट्रॉयड खंडित होते हैं, ब्रेक होते हैं, और टूटते टूटते वो उल्काओं में टूट जाते हैं, और इस तरह से उल्काओं की रेत ये ब्रह्मांड में घुल जाती है। इस तरह से हमने पृथ्वी के जन्म की बात ही नहीं की, बल्कि महाद्वीप महासागर की बात ही नहीं की, उत्पत्ति की बात नहीं की, बल्कि हमने पूरा जो भारत का निर्माण की जो वास्तविक कहानी है वो आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे एक नई चर्चा के साथ में हम जरूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। गरम हो गया। पड़े